अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हाइपोथेसिस के अदर मेथड्स हम लोगों ने डिस्कस करना है। पिछली क्लासेस में हम लोगों ने हमारा टॉपिक स्टार्ट किया था हाउ टू सोल्व अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम वाया बायोलॉजिकल मेथड्स के। बायोलॉजिकल मेथड्स को यूज़ करते हुए हम अपनी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो हमने ऑब्जर्वेशन को डिटेल में स्टडी किया, हाइपोथेसिस को डिटेल में स्टडी किया, फिर उसके बाद हमने हाइपोथेसिस के बाद उसके कॉन्सिक्वेंसेस देखे, ठीक है, जिसमें मैंने आपको डिडक्टिव रीजनिंग और इंडक्टिव रीजनिंग का बताया। तो अब हम हाइपोथेसिस के अगर अदर वेज की बात करें, इनफैक्ट समटाइम्स साइंटिस्ट आल्सो यूज अदर वेज टू फॉर्म अ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस बनाने के लिए समटाइम्स साइंटिस्ट एक दूसरा भी तरीका इस्तेमाल करते हैं, विच में इंक्लूड इनिट्यूशन और इमेजिनेशन। इनिट्यूशन बोलते हैं वजदान की कैफियत को, ठीक है, कि आपको पता है कि जैसे जैसे हम साइंस को पढ़ते जाते हैं हमारा अल्लाह ताला की ज़ात पर एतकाद बढ़ता जाता है, हमारा ईमान बढ़ता जाता है। तो फिर हमारा जब ऊपर से कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होता जाता है ना, तो जैसे मतलब इल्हामी कैफियत हो जाती है कि जैसे मतलब वेयर एवर समथिंग गोना हैपन वी ऑल नो अबाउट डैट, कि हमें मतलब थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है, हमें उस चीज़ का पता चलना शुरू हो जाता है कि जी ये चीज़ इस तरह से हो रही है, इसके पीछे ये रीज़न है। और इन बातों के लिए किसी लॉजिक की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ईमान की और यकीन की ज़रूरत है, ठीक है। तो इनिट्यूशन बोलते हैं वजदान की कैफियत को। तो वजदान और खामो ख्याल की कैफियत में भी साइंटिस्ट जो है वो एक स्टेटमेंट अपनी कर देता है कि जी ये काम इस तरह से हुआ है, ये प्रोसेस इस तरह से हो रहा है। उसके अलावा एक अदर भी साइंटिस्ट यूज़ करते हैं एस्थेटिक प्रेफरेंस। एस्थेटिक बोलते हैं जमालियाती तरजीहात को, ठीक है। जमालियाती मतलब कि अप्रोच टू व्हाट इज प्लीजिंग टू द सेंस, के ऐसी कौन सी चीज़ जो मतलब हमारे मिजाज को खुशगवार एहसास का मतलब खुशगवार एहसास मतलब हम लोगों को महसूस करवा रही है, ठीक है, जिसको हम लोग छठी हिस्स भी कह सकते हैं, ठीक है, कि मतलब हमारी वो हिस्स दी साइट ऑफ प्लीजिंग के हमें पता चल जाता है कि व्हाट्स गोना हैपन, कि क्या होने वाला है। तो उसको हम बोलते हैं एस्थेटिक प्रेफरेंस, ठीक है। रिलीजियस और फिलोसफिकल आइडियाज़, उसके अलावा यह कि हमारी जो भी वही बात के रिलीजियस, अब एक बंदा है जिसको इनिट्यूशन है या वजदान की कैफियत है, तो वो डेफिनेटली रिलीजियस बंदा है, ठीक है, उसका ऊपर से कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है, तो उसे वहाँ से आइडियाज़ आ रहे हैं, आमद हो रही है, ठीक है। तो वो अब हम ये भी कह सकते हैं कि रिलीजियस और फिलोसफिकल आइडियाज़ जो हैं वो इनिट्यूशन और इमेजिनेशन के साथ को रिलेट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कंपैरिजन एंड एनालॉजी विद अदर प्रोसेसेस, ठीक है। और जब हम कोई भी चीज़ हम डिस्कवर करना चाह रहे हो, किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना चाह रहे हो, तो हम क्या करते हैं, उसे कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब कंपेरिजन एंड एनालॉजी विद अदर प्रोसेसेस, एनालॉजी भी बोलते हैं तशबीह देने को, ठीक है, तो हम उसे दूसरे प्रोसेसेस के साथ तशबीह देना स्टार्ट कर देते हैं। और उसके अलावा एक मेन थिंग जो कि लॉजिकली ही है वो ये कि डिस्कवरी ऑफ वन थिंग व्हाइल लुकिंग फॉर सम अदर थिंग्स, कि इट्स मीन डैट के साइंटिस्ट एक चीज़ को डिस्कवर कर रहा था ऑलरेडी, लेकिन उसका काम करते करते उसने कोई और नई चीज़ देख ली जो उसने पहले कभी नहीं देखी, तो फिर उसमें उसने अपना नाम बना लिया, ठीक है। तो ये भी समटाइम्स साइंटिफिक हाइपोथेसिस की बेसिस बन जाते हैं, ठीक है। एंड हाइपोथेसिस एज यू ऑलरेडी नो आर सब्जेक्टेड टू रिगरस टेस्टिंग, लेकिन ये है कि हाइपोथेसिस अब ये नहीं है कि किसी भी बंदे का कोई ख्याल आया उसने पेश कर दिया तो उसको मान लिया जाएगा, उसे फिर भी नहीं माना जाएगा, चाहे वो वजदान की कैफियत है, चाहे वो रिलीजियसली उसको कोई इल्हाम वगैरह होगा या वट एवर, ठीक है, लेकिन फिर भी उसको माना तभी जाएगा अगर वो साइंटिफिकली प्रूव होगा, ठीक है। मतलब आपको पता है कि जो हाइपोथेसिस है, जैसा कि हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, आर सब्जेक्टेड टू रिगरस टेस्टिंग। रिगरस मतलब बहुत सख्त किस्म की टेस्टिंग, सख्ती है इस चीज़ पर सख्ती यह है कि आप एक्सपेरिमेंटली उसका प्रूफ लेके आओ तो ही माना जाएगा। एविडेंस इज इम्पोर्टेंट, एविडेंस होगा तो ही माना जाएगा, चाहे आप जितने मर्जी मजहबी हो, चाहे आप मतलब जितने मर्जी कोई बड़े इंसान हो या बड़ा आपका कोई तल्लुक हो, बड़े आलम दीन हो, लेकिन फिर भी आप कोई भी बात करते हो उसकी साइंटिफिक बेस होना, उसकी बेसिक होना, उसकी बुनियाद होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो जो भी आप हाइपोथेसिस फर्दर देते हो दुनिया के सामने, रिपीटेड एक्सपोजर ऑफ हाइपोथेसिस टू पॉसिबल फाल्सिफिकेशन इंक्रीजेस साइंटिस्ट कॉन्फिडेंस, कि अब यह कि पॉसिबल फाल्सिफिकेशन, पॉसिबल मुमकिन, और फाल्सिफिकेशन का वर्ड होता है जालसाजी, इसका लफ्जी मतलब है जालसाजी, लेकिन जालसाजी का मतलब हम यहाँ पर इस तरीके से सेंस में लेंगे कि इट्स मीन डैट के हमारा जो हाइपोथेसिस है वो बार बार एक्सपेरिमेंट्स में से गुजर है, क्यों, ताकि हम देख सकें कि इसकी पॉसिबल मतलब फॉल्सिफिकेशन कितने, कि ये कितना गलत साबित हो रहा है, ठीक है। जाली नकली चीज़ को कहते हैं ना, गलत होता है वो इंसान, ठीक है, जो जालसाजी करते हैं या कोई भी चीज़ जाली है, इट्स मीन डैट के वो उसकी नकल है, नकली है, ठीक है, असल नहीं है, तो मतलब प्रूफ नहीं है, सच्ची बात नहीं है। तो यही बात है कि बार बार उसको गलत साबित करने के चक्करों में क्या होता है कि साइंटिस्ट का कॉन्फिडेंस इंक्रीज कर जाता है, डैट
इट इज़ नॉट फाल्सिफाइड, कि ये गलत नहीं है। तो डेफिनेटली किसी चीज़ को हम गलत साबित करने में लगेंगे तो हम कोई ऐसा उसका पॉइंट ढूंढेंगे कि ये गलत साबित हो जाए। लेकिन अगर 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 हमें कुछ भी नहीं मिल रहा, व्हेन इट इज़ नॉट फाल्सिफाइड, अगर वो तो फिर वो अप्रूव हो जाती है, ठीक है। एंड एनी, और फिर साइंटिस्ट भी क्या होता है, कॉन्फिडेंट होता है अपनी रिसर्च पे, अपने हाइपोथेसिस पे, ठीक है। एनी हाइपोथेसिस दैट इज टेस्टेड अगेन एंड अगेन विदाउट एवर बीइंग फाल्सिफाइड, अगर कोई भी हाइपोथेसिस है, ठीक है, अगर कोई भी हाइपोथेसिस है वो बार बार उसको टेस्ट किया जा रहा है अगेन एंड अगेन विदाउट एवर बीइंग फाल्सिफाइड, और वो जाली नहीं कंसिडर हो रहा, वो मतलब नकली नहीं है, वो असली ही है, बार बार एक्सपेरिमेंट्स उसको प्रूव कर रहे हैं, एंड वेल सपोर्टेड एंड इज जनरली एक्सेप्टेड, फिर वो जनरली क्या हो जाता है, एक्सेप्ट कर लिया जाता है, मान लिया जाता है। लेकिन ये यहाँ पर बात खत्म नहीं हो जाती कि अब एक्सेप्ट हो गया है तो जी यही सब कुछ है, फिर भी कंटिन्यूसली ईयर्स एंड ईयर्स साइंटिस्ट जो है उसको रिसर्च में रखते हैं, कि कभी ना कभी 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद, 100 साल बाद शायद हमें इसके अगेंस्ट कोई नेगेटिव बात मिले, ठीक है। लेकिन जब तक वो नेगेटिव प्रूव नहीं हो रही, वो फर्दर सपोर्ट हो रही है, ठीक है। दिस में बी यूज एज द बेसिस, और फिर इसी चीज को हम बेस बनाते हैं फॉर्मुलेटिंग फर्दर हाइपोथेसिस, और हम इसे और हाइपोथेसिस भी बना सकते हैं। सो देयर इज सोन अ सीरीज ऑफ हाइपोथेसिस सपोर्टेड बाय द रिजल्ट्स ऑफ मेनी टेस्ट विच देन कॉल्ड अ थ्योरी। अब बार बार टेस्ट हो रहे हैं और हाइपोथेसिस की एक सीरीज बन गई है, और वो सपोर्टिंग है, उसमें कोई भी नेगेटिव इंपैक्ट हमें नहीं मिल रहा, तो मैनी टेस्ट विच इज देन कॉल्ड अ थ्योरी। फिर अब वो जो हमारी एक स्टेटमेंट है उसे अब हम एक अपर लेवल पर ले गए थ्योरी, ठीक है, थ्योरी का लेवल। अ गुड थ्योरी इज प्रेडिक्टिव, जो एक अच्छी थ्योरी होती है वो प्रेडिक्टिव होती है, कि उसमें प्रेडिक्शंस होती हैं, ठीक है, एंड हैज एन एक्सप्लेनेटरी पावर, और वो काबिल बयान होती है, उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग विल होती है, विल पावर होती है उसकी, कि उस थ्योरी को साइंटिस्ट बड़े तरीके से एक्सप्लेन कर देते हैं। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द गुड थ्योरी इज दैट इट मे सजेस्ट मैनी डिफरेंट हाइपोथेसिस, ठीक है, कि इट्स मीन दैट कि आप ये समझ लें कि जो एक गुड थ्योरी है ना, अगर हाइपोथेसिस है वो बार बार रिजेक्ट नहीं हो रहा, ठीक है, बार बार रिजेक्ट नहीं हो रहा, तो वो क्या होगा, प्रेडिक्टिव होगा, और प्रेडिक्टिव के साथ साथ अब वो थ्योरी बन गया, क्योंकि वो प्रेडिक्टिव हो गया। तो कोई भी चीज़ जो प्रेडिक्टिव है और वो थ्योरी बन गई है तो उसको प्रोडक्टिव भी होना चाहिए। प्रोडक्टिव का मतलब यह है कि उसमें से हमें और डिस्कवरीज के रास्ते खुलने चाहिए। इट में कंसिडर्ड एज ए पेवमेंट पाथवे to produce new or different hypothesis. A theory of this kind is called productive, कि वो हर थ्योरी ऐसी नहीं होती कि जिसमें हमें और रिसर्च करने का मौका मिले। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि थ्योरी कब बनती है, और फिर प्रोडक्टिव और प्रेडिक्टिव में फ़र्क पता होना चाहिए, ठीक है। प्रोडक्टिव थ्योरी वो होती है कि जब आप उसमें से डिफरेंट रिसर्चेस भी निकाल सको। लेकिन अब एक साइंटिस्ट उसने एक स्टेटमेंट दे दी, बार बार उसको टेस्ट किया जा रहा है और उसमें कोई भी निगलेक्टिव इफेक्ट नहीं आ रहा, कोई भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं आ रहा, कोई भी उसको रॉन्ग प्रूव नहीं कर पा रहा, कोई भी उसे डिस्प्रूव नहीं कर पा रहा, तो वो एक थ्योरी बनेगी। तो वो सिर्फ एक सिंपल थ्योरी है जो कि प्रेडिक्टिव है। कोई भी प्रेडिक्टिव थ्योरी प्रोडक्टिव नहीं हो सकती, लेकिन कोई भी थ्योरी है ना, अब वो हाइपोथेसिस थ्योरी बन गया तो वो प्रेडिक्टिव है। जितने भी हाइपोथेसिस हैं जो प्रेडिक्टिव हैं, जो थ्योरी बन चुके हैं, वो सारी की सारी थ्योरीज क्या होंगी, प्रेडिक्टिव होंगी, बट नॉट ऑल आर प्रोडक्टिव नहीं होंगी। सिर्फ वो हाइपोथेसिस, वो थ्योरीज जिनमें से और हाइपोथेसिस निकाले जा सके और रिसर्चेस निकाली जा सके, वो क्या होंगी, वो प्रोडक्टिव होंगी, ठीक है। अ गुड थ्योरी दैट इट में सजेस्ट न्यू और डिफरेंट हाइपोथेसिस, अ थ्योरी ऑफ दिस काइंड इज कॉल्ड प्रोडक्टिव। अब वो जो प्रोडक्ट थ्योरी हमारे पास आई है उस पर भी मजीद टेस्टिंग गोज ऑन, ठीक है, मजीद टेस्ट उस पर किए जा रहे हैं। इनफैक्ट मैनी साइंटिस्ट टेक इट एज अ चैलेंज एंड एक्सर्ट इवन ग्रेटर एफर्ट्स टू डिस्प्रूव द थ्योरी, कि साइंटिस्ट फिर भी बहुत ज़्यादा उसको एज अ चैलेंज ले रहे हैं और बहुत ज़्यादा एफर्ट्स कर रहे हैं कि उसको गलत साबित कर सके। एंड इफ़ अ थ्योरी सर्वाइव दिस स्केप्टिकल अप्रोच, और अगर वो थ्योरी सर्वाइव कर जाती है इस शक्की अप्रोच को, कि अब साइंटिस्ट उसको शक की निगाह से देख रहे हैं, ठीक है, और लोग उस पर शक कर रहे हैं लेकिन फिर भी उसका कोई गलत पॉइंट उनको नहीं मिल रहा है, एंड कंटिन्यूज टू बी सपोर्टेड, और वो फर्दर सपोर्ट ही की जा रही है बाय एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस। देखिए साइंस सबूत मांगती है, तो जब साइंस सबूत मांगती है तो अगर वो सपोर्ट हो रही है तो वो किस बेस पे सपोर्ट हो रही है, साथ उसका प्रूफ मौजूद है। तो ईयर्स अगर वो इस प्रैक्टिकल अप्रोच में सरवाइव कर पा रही है, शक्की मिजाज में भी वो जिंदा है, सलामत है और उसको माना जा रहा है इंटरनेशनल लेवल पर, देन इट बिकम द साइंटिफिक लॉ, ठीक है। फिर वो क्या होगा कि फिर वो थ्योरी नहीं रहेगी, फिर वो फर्दर एक लेवल और अप चल जाएगी साइंटिफिक लॉ, और फिर फर्दर इस साइंटिफिक लॉ को भी साइंटिस्ट मतलब करते रहेंगे, एक्सपेरिमेंट्स करते रहेंगे और फाइनली जब थक हार के साइंटिस्ट बैठ जाएंगे फिर वो उसको इंटरनेशनल लेवल पर डिक्लेयर कर देंगे कि भाई अब ये तो इसका तो हमें कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आ रहा।
देन इट बिकम साइंटिफिक लॉ। अगर एक साइंटिस्ट है उसकी सारी जिंदगी खत्म हो गई उसकी रिसर्च में, लेकिन उससे गलत साबित नहीं कर सका, फिर अब उसे कोई भी दुनिया की कोई भी ताकत उसको मतलब अमर होने से नहीं रोक सकती, उसको अब माना ही जाएगा, ठीक है। तो डेट इज बिकम साइंटिफिक लॉ। आप प्रूफ लें, उसे गलत साबित कर दे, वो चीज़ उधर ही रिजेक्ट हो जाएगी, लेकिन अब प्रूफ नहीं मिल रहा तो फिर हमारी मजबूरी है कि हमें उससे करेक्ट ही मानना पड़ेगा, क्योंकि वो नेचर ने उसको करेक्ट किया है, ठीक है। साइंटिफिक लॉ इज यूनिफॉर्म और कॉन्स्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर। अगर हम साइंटिफिक लॉ की बात करें वही कि वो नेचर का फैक्ट है, ठीक है। हमने बड़ी कोशिश की उसे गलत साबित करने की, लेकिन अब वो नहीं साबित क्यों, अब वो नेचर ने उसको ठीक बनाया है, ठीक है। सो इट इज वर्चुअली एंड इररेफ्यूटेबल थ्योरी, ठीक है। वर्चुअली बोलते हैं अमली तौर पे, एंड इररेफ्यूटेबल नाकाबिल तरदीद, जो रद्द ना हो सके। अब देखें ना, फॉर एग्जाम्पल अब मैंने किसी को अपनी बात पे कायल करना है, मैंने उसे मनवाना है, तो मैं उसको ऐसे ऐसी लॉजिक्स दूंगी, ऐसी ऐसी दलीलें दूंगी, ऐसी ऐसी बातें बताऊंगी, ऐसे ऐसे हवाले दूंगी कि वो उसको रद्द ना कर सके। तो वो पॉइंट अब वो रद्द ना कर सके जब, तो वो क्या करेगा, मेरी बात मान लेगा। पहले वो इनकार करेगा, गलत साबित करेगा, मेरे साथ बहस करेगा, लड़ेगा झगड़ेगा, लेकिन फिर कंटिन्यूअली मैं उसको सपोर्ट कर रही हूँ, दलीलें दे रही हूँ, लॉजिक्स दे रही हूँ, फिर आखिर वो क्या होगा कि वो इररेफ्यूटेबल होगी कि वो उसको अब उसके पास, अब देखे ना, वो अगर मुझे गलत कह रहा है तो डेफिनेटली वो भी कोई 2-4 हवाले मुझे सुनाएगा कि जी नहीं तुम्हारी ये बात तो गलत है, इस तरह। फिर वो 2 हवाले देगा, फिर मैं मजीद उसको 2 हवाले और दूंगी जो उसको थोड़ा मतलब डाउन कर देंगे, फिर इस तरह। तो ये कि ये बहस तकरार होती रहेगी। इसी तरह साइंस है कि जब फाइनली, लेकिन हम 2 लोगों की बहस में भी फाइनली वो पॉइंट आता है कि जब एक को दूसरे को मानना ही पड़ता है। इसी तरह साइंस में भी वो पॉइंट आता है कि जब दुनिया भर के साइंटिस्ट को फिर उस चीज़ को मानना पड़ता है जो कि रद्द ना हो सके। लेकिन ये बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स मतलब चीज़ बन जाती है, क्योंकि आपको पता है कि लाइफ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ में मतलब घिरी हुई है, ठीक है। तो जैसे आप फिजिक्स है, नॉर्मल वर्किंग देखिए कि हाँ जी ये चीज़ ऐसे काम करती है, लॉ बन गया, तो सबसे ज़्यादा लॉज आपके फिजिक्स में होंगे, ठीक है। लेकिन सबसे कम लॉज आपके बायोलॉजी में है, केमिस्ट्री में भी लॉज कम है, ठीक है। बायोलॉजी शॉर्ट इन लॉज, बायोलॉजी में लॉ बहुत कम होता है बिकॉज ऑफ एलूसिव नेचर ऑफ लाइफ, क्योंकि लाइफ के एलूसिव नेचर है, पोशीदा नेचर है। हमें नहीं पता कि लाइफ ने कब किस तरह से क्या चीज़ में मॉडिफिकेशन ले आनी है, ठीक है। नेचर कब बदल जाए, ठीक है, कोई पता नहीं होता। तो ये मुबहम राज होते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से बायोलॉजी में लॉ जो होते हैं ना वो बहुत कम होते हैं, बहुत सोच समझ कर लॉ बनाए जाते हैं, ठीक है। और मोस्ट एक्सेप्टेबल लॉज आपने जो ज़्यादातर बचपन से भी पढ़ते आ रहे होंगे वो ये आगे भी आपने यही पढ़ने जाता है, ये हार्डी वेनबर्ग लॉ और मैंडल्स लॉ, ये इनहेरिटेंस के लॉज हैं, ठीक है। और बाकी फर्दर आप आगे इनको ज़्यादा डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो लॉ के लिए, एक लॉ बनाने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स रिक्वायर्ड होती हैं, ठीक है। और लॉ के लिए ज़्यादा एफर्ट्स रिक्वायर्ड होती हैं थ्योरीज से भी ज़्यादा, अफोर्ड आंसर्स टू इवन मोर कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। और अगर कोई चीज़ एक बार लॉ बन गई तो फिर आप जितना मर्जी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन ले हैं, इट डजेंट मैटर, क्योंकि अब वो लॉ बन गई है। और लॉ चैलेंजेबल नहीं होता, थ्योरी चैलेंजेबल होती है, ठीक है। थ्योरी मतलब आप उसको बार बार चैलेंज कर सकते हो, उसको रिजेक्टेबल भी कर सकते हो, उसको रिजेक्ट कर सकते हो, लेकिन जब एक चीज़ लॉ बन जाए, इसीलिए तो बहुत मुश्किल से लॉ बनते हैं। बायोलॉजी में तो लॉ बहुत ही कम है, गिनती के 4-5 ही हैं बस, ठीक है। सो देयर आर रिलेटिवली अ फ्यू लॉज इन बायोलॉजी, बायोलॉजी में लॉ बहुत कम है, ठीक है। तो इंशाल्लाह अब ये था आपका किसी भी बायोलॉजिकल मेथड को या प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका। जब लॉ बन गया तो इससे ऊपर कोई भी स्टेप नहीं है, अब आपको उसको मानना ही मानना है, ठीक है। अच्छा, तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में अब डिस्कस करेंगे कि बायोलॉजी के लिए मैनकाइंड ने क्या सर्विस अपनी दी है, बायोलॉजी एंड द सर्विस ऑफ मैनकाइंड। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, हाउ टू सोल्व अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम बाय द यूज ऑफ बायोलॉजिकल मेथड्स। तो ये बायोलॉजिकल मेथड्स हैं कि साइंटिस्ट किस तरह पे, किस लेवल पे जाके रिसर्च करता है। वो इस लेवल पे रिसर्च करता है कि पहले वो ऑब्जर्व करता है, ऑब्जर्व करने के बाद वो एक स्टेटमेंट बताता है कि ये चीज़ ऐसी है, फिर उसके बाद उसको एक्सपेरिमेंटेशन करता है कि वाकई ऐसी है, फिर उसके बाद वो उसमें कंडीशंस लगाता है कि अगर ऐसा हो तो कैसा हो, अगर वैसा हो तो कैसा हो, ठीक है। फिर उसके बाद अगर वहाँ से भी वो स्टेप भी उसका गुजर जाता है, फिर उसके बाद वो फिर भी कंटिन्यूअली उसको एक्सपेरिमेंटल अप्रोच के अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं, अंडर कंसिडरेशन रखता है। फिर उसके बाद वो बाद में हाइपोथेसिस के बाद फिर डिडक्शन से गुजर कर एक्सपेरिमेंटेशन से गुजर, ये कंटिन्यूसली साथ साथ चलते रहेंगे साइड बाय साइड, ठीक है। इवन वो थ्योरी बन जाता है, हाइपोथेसिस के बाद वो थ्योरी बन गया, थ्योरी के लेवल पर भी वो एक्सेप्टेबल नहीं है, रिजेक्टेबल हो सकता है, ठीक है। एक्सेप्ट हो गया तो आगे बढ़ा, लेकिन रिजेक्टेबल है। लेकिन जैसे ही वो थ्योरी से लॉ की कैटेगरी में आएगा, अब उसमें रिजेक्शन का चांस नहीं है, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट टू सॉल्व एनी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम एट वेरी बेसिक लेवल्स, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम फिर फर्दर टॉपिक को डिटेल में स्टडी करेंगे।